आओ कुछ कर दे। हमारे माशरे में जहाँ कुछ लोग औरत को कमज़ोर और कमतर आंकते हैं, वहीं कुछ औरतें ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने इस सोच को गलत साबित किया है, क्योंकि उन्होंने मुश्किल हालात और परेशानियों को शर करते हुए कामयाबी की एक शानदार इबारत लिखी है और अपने ख्वाबों की ताबीर को हासिल कर समाज के लिए नज़ीर पेश किया है। ऊपर वाले ने बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजा, बार बार बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी फील्ड में काम करने के बाद ये लगा कुछ ऐसा कर जो दूसरों के लिए हो। ये सब जो मैंने किया, हासिल किया, ये हमारे अपनी शख्सियत को पहचान थी मेरी। लेकिन जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, हौसले बुलंद होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे कोई एप्रिसिएशन हमें मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे थे ख़ानदान में या एनवायरनमेंट में जिनको लगता था बंद करो ये दुकान। जब हम कुछ नहीं करते हैं या बनते हैं तो उनको लगता है ये दुकानें हैं। बड़ा अच्छा लगता है आज वही लोग आके कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब नीना जी को देखते हैं कि कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर बन के जा रहे हैं, कई लोगों के उसमें प्रोग्राम में हैं। लाइफ में मैंने अभी तक 36 अवार्ड्स लिए हैं इन टोटल, और में से कुछ तो चलिए सोशल उसमें तो मैं अभी पिछले 4 साल से आई हूँ, लेकिन मेरी कार्यकारिणी ने मुझे आज पहुँचा दिया वहीं पर जाना चाहती हूँ। प्री बोर्ड्स में आई स्कोर 33 में से 3 मार्क्स आए मेरे, एंड स्टिल आई वॉज वेरी हैप्पी। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, अरे जो हो गया वो हो गया, क्या करे, जब आते ही नहीं है तो ज़िंदगी उतनी थोड़ी रुक जाती है। एंड मार्क्स इज़ ऑलवेज द बाई चांस। ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चों के भी वही मार्क्स आ जाए। मार्क्स से तो पेरेंट्स को कभी भी बच्चों की नॉलेज को इवैल्यूएट करना नहीं चाहिए। हम ही घर चला रहे हैं, हम बाहर कभी बदलेंगे। तो उन पेरेंट्स से गुजारिश है कि किसी भी लड़की को कभी भी डिस्करेज ना करें। अगर एक इंसान समाज में ऐसा है कि जो उसको गंदी नज़र से देखता है, तो मैं कहती हूँ 10 और हैं जो उसको अच्छी और बहन बेटी की नज़र से देखते हैं। हमें सिर्फ देखना है कि क्या चुनना है। तो मुझे नहीं लगता है कि लड़कियों को रोकना चाहिए। अगर लड़कियां रुक गई तो मुझे लगता है समाज, देश, परिवार सब कुछ रुक जाएगा। कामिल है जिसके वजूद से मेरे माशरे का रंग, लगता है आसमां से परी कोई उतर आई है। काम करना आना चाहिए। आप किसी भी बैकग्राउंड में पैदा हो सकते हैं, आपकी कहीं पे भी शादी हो सकती है। जो बेसिक चीज़ है ना, काम करना, घर का काम होना चाहिए, या जो भी चीज़ें, वो बहुत सिंपल एक चीज़ कहते थे कि पढ़ाई लिखाई जो भी करोगे तुम अपने लिए करोगे। हमारे लिए तुम्हें को घर का काम करना आना चाहिए, एक लड़की में बात करने की तमीज़ आनी चाहिए, उसके घर का सलीका आना चाहिए, जो मेरे लिए बहुत काम आया आगे। मुझे लगता है कि मुझे हर एक को ये बताना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सेप्शनली करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनको चीज़ें समझाई, सिखाई और बताई जाती हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं नज़दीक ले आती है ग्राउंड रियलिटी के। हम बहुत कम में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और शायद आपने अगर घर देखा होगा तो आपको पता चलेगा, मैंने वहाँ पे जो बेसिक चीज़ सीखी, क्रिएटिविटी सीखी, कि वहाँ पे हमें सिखाया जाता था कि आपको वेस्ट मटेरियल कैसे करना है, दिए से कैसे बनाना है। वहाँ से एक इंस्पिरेशन आई कि इन छोटी छोटी चीज़ों से भी हम कुछ कर सकते हैं। आईटी में नॉर्मली लोग पीएचडी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो मेरा ये था कि मेरा सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग और ये साइबर सिक्योरिटी पे था, बहुत नया सब्जेक्ट था। तो लोगों ने मना भी करा कि इसके लिए आप डेटा कैसे अरेंज करेंगे, कैसे होगा, कोई भी टूल्स भी अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे। तो ये था कि, पर मुझे था कि नया सब्जेक्ट है। मैं ये कहना चाहूँगी स्पेशली फॉर गर्ल्स, बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए पढ़ना और आत्मनिर्भर होना। जो हमारी गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है कि कहीं ना कहीं लड़कियों का, क्योंकि एक खासी जनरेशन है, अगर आप 50% लगा लें तो 50% औरतें हैं, और जीडीपी में अगर वो कहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं तो हमारा देश कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो उनके लिए पढ़ना, लिखना और कमाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने घर की लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं जब आप एक घर की लड़की को पढ़ाते हैं, उसको सक्षम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूरे परिवार को सक्षम बनाते हैं। हो खुदी पर यकीन तो सहारा किसका, हो खुदी पर यकीन तो सहारा किसका, मंजिल उसे मैसर इरादा बुलंद जिसका। जब स्कूल में जाती थी और पिताजी वहाँ छोड़ के आते थे स्कूल में, और जब सारे बच्चे मैडम को गुड मॉर्निंग करने के लिए उठते थे और मैं नहीं उठ पाती थी, वो समय थोड़ा सा लगता था। और जब झूले पे सब बच्चे जाके बैठते थे, खेलते थे, और जब मैं भी कहती थी मैडम मैं भी झूलूँ, मेरे को भी जाना है वहाँ पे, तो जब वो मना कर देती थी कि हम तुम्हें लग जाएगी, मत जाओ, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, आपके मम्मी पापा को हम क्या कहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी खुशियाँ छीनी भी कुछ कुछ समय पे, पर फिर वही अपना बचपना लौट आता था।
उतार चढ़ाव देख ही रही थी बचपन से, खेल कूद के साथ, माँ बाप के परिवार के साथ खुशियां भी थी पर कहीं ना कहीं गम भी थे, जो कई बार छुपा लेती थी कि चलता है सब इतना अच्छा है तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत गम भी चलते हैं। पर जब एक समय ऐसा आया कि दोनों बच्चों के साथ माँ बाप के घर लौटना पड़ा मुझे, जब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है स्पोर्ट्स में ही, क्यों ना मैं शुरुआत करके देखूं, तब भी कुछ लोगों ने बोला कि अरे क्या स्पोर्ट्स करोगी, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनके भविष्य के बारे में सोचो, कहाँ खुद खेल के मैदान में उतर रही हो, तुम्हें कहाँ खेलना आता है। वो सब बातें आज याद आती है, पर उस समय उन बातों को सुन के मैं रुकी नहीं। मैंने सोचा कोई और, वैसे भी तो कोई रास्ता नहीं है, क्या पता कुछ ऐसा ही सौभाग्य लिखा हो कि देश के लिए भी कुछ करने का मौका मिल जाए और अपने लिए भी कुछ कर पाऊँ और बच्चों को भी पाल पाऊँ। मेरे जैसी और भी बेटियां हैं, बहुएं हैं जो घरों में बैठी हैं, जिनके साथ काफ़ी सारी तकलीफ़ें हैं, जो नहीं सोच पा रही वो अपने जीवन में कहाँ से शुरुआत करें। तो जब मैं कर सकती हूँ तो प्लीज़ अपनी बेटियों का सब साथ दें और उन्हें समझें। अगर मैं, जैसे सब कह देते हैं, नाम की बात है विकलांग इंसान अपनी सोच से होता है, शरीर से नहीं। ये चीज़ मैंने तब महसूस की जब मैं इस सफ़र पे उतरी और जब सफलता मेरे सामने आती गई, तब मैंने सोचा अरे अगर मैं सही होती तो क्या मैं ये सब चीज़ें कर पाती। शायद आज यही कमज़ोरी मेरी ताकत बन गई, क्योंकि लोगों ने मुझे सोच लिया मैं कुछ नहीं कर सकती, और इसीलिए मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। माशरे में कुछ औरतें ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने अपने बुरे हालात से समझौता नहीं किया और ना ही अपनी तकदीर का रोना रोकर घर बैठ गईं। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया और जमाने से लड़कर कामयाबी हासिल की। तबीर भी हमारी कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की, यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सनसनी, गली गली सनसनी, गली गली। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नाज। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, ये बात हम सभी जानते हैं कि जो स्किन है यानी हमारी जिल्द है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है इंसानी जिस्म का, इंसानी बॉडी का। नाजरीन, ये जो जिल्द है ना, वो हमारी बाहरी शख्सियत में चार चांद लगाती है, और कहीं ना कहीं हमारी अंदरूनी सेहत कैसी है उसका भी ये जिल्द एक आईना है। हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत नज़र आए, हसीन तरीन नज़र आए। इसके लिए बाज़ार में तरह तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन जनाब अक्सर बदलते मौसम के असरात हमारी जिल्द पर नुमाया होने लाजमी हो जाते हैं। जैसे कि गर्मियों में अक्सर लोग घमौरियों की शिकायत करते हैं, बरसात में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और ऐसे ही सर्दियों की आमद पर स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है, सूखने लगती है। तरह तरह के प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ये जो रूखापन है ये दूर नहीं हो पाता है। तो इसकी आखिर क्या वजह है? अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियां अपने उरूज पर हैं, सर्दियों की आमद हो चुकी है, और हर इंसान, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो, वो अपनी स्किन को सेहतमंद रखना चाहता है, स्किन की केयर करना चाहता है। तो आज हेलो डॉक्टर का जो खास शुमारा है ये मबनी है
स्किन केयर पर, यानी कि विंटर्स में हम अपनी जिल्द की कैसे देखभाल करें। और इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में मधु किया है एक्सपर्ट्स के एक खास पैनल को, करवाएंगे आपका उनसे तारुफ। लेकिन इससे पहले, जैसा कि हमेशा मैं आपसे कहती हूं कि आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और कोई भी आपकी जिल्द से जुड़ा कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल। तो नाजरीन, चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इससे पहले डाल लेते हैं मुख्तसर सी नजर इस खास रिपोर्ट पर। सर्दियों के आगाज के साथ ही खुश्क हवाएं और कम दर्जाए हरारत न सिर्फ आपकी जिल्द को खुश्क करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मसाइल का सबब भी बन सकते हैं। खुश्की, जिल्द की खुरदुरी, खारिश, एक्जिमा और जिल्द की हसासियत जैसे मसाइल आम हो जाते हैं। ऐसे में अपनी जिल्द का खास ख्याल रखना जरूरी है। सर्दियों में हवा की नमी कम हो जाती है, जिससे जिल्द का कुदरती तेल कम हो जाता है और जिल्द खुश्क हो जाती है। इसकी वजह से जिल्द पर खिंचाव और तकलीफ हो सकती है। सर्द मौसम में होठों की जिल्द भी खुश्की का शिकार हो जाती है और वो फटने लगती हैं, जो कि एक तकलीफ देह मसला होता है। सर्द हवा और कम नमी की वजह से जिल्द हसास हो जाती है और खारिश या जलन का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर उन लोगों में जिन्हें एक्जिमा या सोराइसिस जैसे मसाइल हैं। सर्दियों में जिल्द की चमक मांद पड़ सकती है, जिसकी वजह से चेहरा बेरौनक नजर आ सकता है। सर्दियों में जिल्द को खुश्की से बचाने के लिए डॉक्टर की सलाह से मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। सर्दियों में जिल्द को ज्यादा खुश्क करने वाले सख्त साबुन से परहेज करें। इसकी बजाय हल्का और नर्म क्लेंजर इस्तेमाल करें, जो जिल्द की सफाई के साथ साथ उसकी कुदरती नमी को भी बरकरार रखे। गर्म पानी के शावर या नहाने से जिल्द की कुदरती नमी कम हो जाती है, इसलिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और जिल्द के फौरन बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि जिल्द की नमी बरकरार रहे। सर्दियों में हम अक्सर पानी पीना कम कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। पानी पीने से जिल्द हाइड्रेट रहती है और इसकी सेहत भी बेहतर होती है। रोजाना कम से कम 8 ग्लास पानी पीने की कोशिश करें। सर्दियों में भी यूवी रेज आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खास तौर पर बर्फ पर या समंदर के किनारे, जहां सूरज की किरणें ज्यादा शिद्दत से पड़ती हैं। इसलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि जिल्द की हिफाजत हो सके। सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिससे कमरे की हवा खुश्क हो जाती है। इसके लिए एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें ताकि कमरे में नमी बरकरार रहे और जिल्द की खुश्की कम हो। जिल्द की सेहत के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने बहुत अहम है। विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खानों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, ताकि आपकी जिल्द सेहतमंद, नर्म और चमकदार रहे। सही मसनूआत और आदात के साथ आप अपनी जिल्द को सर्द तरीन महीनों में भी रोशन रख सकते हैं। जिल्द की देखभाल के लिए सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और मुनासिब चीजों का इस्तेमाल आपको सेहतमंद और खूबसूरत जिल्द दे सकता है। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि स्किन की जो हसासियत है और सूखापन है, वो सर्दियों के मौसम में मज़ीद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके जो कहीं ना कहीं एक वजह है फरहान, वो ये भी हो सकती है कि हम शायद पानी कम पीते हैं, और जिन्हें जिल्द का कोई मर्ज है उनके लिए ये और ज़्यादा बढ़ जाती है, चीज़ें, परेशानियाँ पैदा होने लगती हैं और कहीं ना कहीं चुनौतियाँ जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर समरीन आपने कि अक्सर हम देखते हैं कि जब सर्दी का मौसम आता है तो कहीं ना कहीं ये जो स्किन की परेशानी है, जिल्द की परेशानी है, वो बढ़ने लगती है। अक्सर किसी को आपने देखा होगा गर्मी में किसी तरह की अगर उसे परेशानी है तो वो परेशानी गर्मी में कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, लेकिन जैसे ही ये मौसम में सरमा जड़ आता है तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और लोग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, वही समझेगा ये क्या परेशानी है और सही से आपको इलाज का तरीका बताएगा। तो नाजरीन, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आज का ये ख़ास हमारा जो मौजू है, जो आज हम बात करेंगे, वो करेंगे स्किन केयर इन विंटर पर। जो सर्दी में परेशानी होती है स्किन की, उस पर बात की जाएगी, उसके बारे में, उसकी अलामात, उसके सिम्टम्स और उसके इलाज पर पूरी तरह से हमारे माहिरीन रोशनी डालेंगे।
तो इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो माहिरीन एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूनम पुरी, जो कि कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुश्रुता कथोरिया, जो कि सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशाल गौरव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया यहाँ पर मैं अदा करता हूँ। अभी डॉक्टर पुरी, हमने रिपोर्ट में भी देखा है कि किस तरह से ये जाड़े के मौसम को लेकर, सर्दी के मौसम को लेकर बताया गया है कि इस मौसम में किस तरह से जो परेशानी होती है बढ़ सकती है, और किस तरह की ये परेशानियां होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे इनका देखभाल करनी चाहिए, ये तो हमने अब रिपोर्ट में देखा है। अब मैं बात करूँगा अपने ज़ाती तजर्बे की। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गर्मी के मौसम में परेशानी स्किन की रहती है, लेकिन जैसे जैसे जाड़ा आता है, अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, और जब पीक पर सर्दी पहुंच जाती है यानी कि दिसंबर और जनवरी में, तो स्किन की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो स्किन की परेशानियां हैं, क्या ये सिर्फ सर्दी में होती हैं या इस मौसम में बढ़ जाती हैं, और कौन सी ऐसी वजूहात, रीज़न हैं जिससे हम देख सकते हैं कि ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है स्किन की? डॉक्टर पुरी, जैसे आपने बताया और ऑलरेडी मेंशन किया, जो स्किन है वो सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, तो इसका हर सीज़न पर डिफरेंट प्रभाव पड़ता है। गर्मी में अलग बीमारियां होती हैं, बरसात के मौसम में अलग बीमारियां होती हैं, और जैसे ही सर्दी आती है, हम दिल्ली में रह रहे हैं, पहाड़ों में बर्फ़ पड़ रही है, ठंडी शीत लहर बह रही है, और होता क्या है कि टेम्परेचर जो है, मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्रीज हो गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी 16 से 18 डिग्रीज है। तो होता क्या है कि ठंडी हवाएं होती हैं जब ये विंड्स ब्लो करती हैं, और हवा में नमी होती है, तो इसके कारण जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, और इसमें फिर मरीज़ को बहुत बेचैनी होती है। इसके अलावा हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाते टाइम पर, तो ये भी ड्राइनेस ऑफ स्किन को कंट्रीब्यूट करता है। ठंड को बचाने के लिए हीटर्स और ब्लोअर्स का उपयोग करते हैं, और हीटर्स और ब्लोअर्स का बहुत देर टाइम तक उपयोग करने से जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, और जो उससे भी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, और ड्राइनेस से फिर मरीज को परेशानी होती है। वुलन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी जो फैक्टर्स हैं, ठंडा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कम, गर्म पानी का इस्तेमाल करना, हीटर्स का इस्तेमाल करना, वुलन्स का इस्तेमाल करना, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं ड्राइनेस में। अब ये प्रश्न है आपका कि कौन सी बीमारियां बढ़ जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हवा में नमी कम होने से स्किन ड्राई हो जाती है, जिसको हम ज़ीरोसिस या एस्टेटोसिस कहते हैं। एक्जिमा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा होंठ फटने लगते हैं, हाथ और पाँव में दरारें आ जाती हैं, कई बार उनमें चमड़ी मोटी हो जाती है, खुश्क हो जाती है, उससे खून निकलता है और बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। इसके अलावा डैंड्रफ, जिसे हम सिबोरिया कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। जो सर है उस पर फ्लेक्स, छिलके आने लगते हैं, गिरने लगते हैं जब हम कोम करते हैं। जो लोग अक्सर ठंडे पानी से बर्तन धोते हैं या हाथ धोते हैं या कपड़े धोते हैं, उनके हाथों में सूजन आ जाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है, जो नलियां हैं खून की, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उससे कारण चिलब्लेन्स भी हो जाते हैं। और कुछ डिजीजेस ऐसी हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, जिसमें हाथ नीले हो जाते हैं, जिसे हम रेनॉल्ड्स फिनोमिनन कहते हैं। जो कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं, जो ऑलरेडी मरीज को हुई है, वो बढ़ जाती हैं। जैसे सोरियासिस हमने देखा है कि विंटर में बढ़ जाती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस जो होता है अक्सर, जिसमें बहुत खुजली होती है, और वो जेनेटिकली इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है, तो उसमें भी क्या होता है कि वो जैसे सर्दी आती है तो जो त्वचा है खुश्क हो जाती है और
एक्जिमेटस चेंजेस आ जाते हैं। जी, ये आपने यहाँ पर बात की है, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सारी एक आम परेशानियाँ हैं या कुछ ख़ास लोग हैं उनमें ये परेशानी ज़्यादा देखी जाती है? जैसे आपने प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ की बात यहाँ पर की है, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो पहले से किसी को हैं और जब वो ये सर्दी आती है तो वो उसमें ट्रिगर का काम करती हैं और ये सारी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं? जो प्री एग्जिस्टिंग जैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और सर्दी में उनकी जो सिविरिटी है बढ़ जाती है। एक डिजीज है इक्थियोसिस। ओके, तो क्या है, थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। इक्थियोसिस में भी क्या होता है कि जो त्वचा है उसमें छिलके आ जाते हैं, स्केल्स आ जाते हैं, हेयर सर में या सब जगह जिस्म में, सारे शरीर पर छिलके आ जाते हैं और उसमें भी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। और ये भी जेनेटिक डिजीज है और इसमें क्या होता है कि सर्दी में अक्सर बहुत भयानक रूप हो जाता है, इसलिए हम मरीज को बोलते हैं मॉइस्चराइज करें। सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे एक्सटेंसर सरफेस ऑफ बॉडी पे और स्कैल्प पर होता है, यानी कि इसमें लाल धब्बे होते हैं जिसमें स्केल्स हो जाते हैं, स्केली कंडीशन है। ये सिर पर, दोनों कोनों पर, घुटनों के कोनों पर, पीछे बैक पर और कई बार नाखून और जोड़ भी इन्वॉल्व होते हैं। अक्सर सोरियासिस जो है विंटर में बढ़ जाती है। इसके अलावा एक्जिमा जो है वो बढ़ जाता है। जो ओल्डर जनरेशन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि त्वचा खुश्क होती है तो उनको एस्टोटोटिक एक्जिमा या ड्राई एक्जिमा भी बढ़ जाता है। ओके, तो समरीन यहाँ पर देखा, जैसा कि डॉक्टर पुरी ने बताया है कि ये बहुत सारी जो परेशानियां हैं ये अचानक से सर्दी आने पर बढ़ जाती हैं। तो बेहतर यह है जो लोग इस तरह के अमराज से जूझ रहे हैं उनको अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के टच में रहना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए और जो एक्सपर्ट कहते हैं, हमारे माहिरीन कहते हैं, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी डॉक्टर पूनम आपने सारे मसाइल एक तरीके से बताए हैं जो सर्दियों की आमद पर पैदा हो जाते हैं, चाहे वो मर्ज से जुड़े हों या आपकी जिल्द के रूखेपन से जुड़े हों। डॉक्टर सुश्रुता आपकी तरफ आना चाहेंगे। देखिए, हो रही है जिल्द की बात, यूं तो हर कोई अपनी जिल्द को लेकर बेदार होता है, चाहे वो जिसमें मर्द हजरात भी हैं, खासतौर से खवातीन की अगर हम लेकिन बात करें, उन्हें ये नहीं समझ आता कि उनकी स्किन टाइप अगर ऑयली है या ड्राई है तो सर्दियों में वो कैसे उसकी केयर करें। खासतौर से सेंसिटिव स्किन वालों के लिए आप कुछ बताएं, जिनके पिंपल्स भी हैं, समझ ही नहीं आता कि किस प्रोडक्ट का यूज़ करें किसका ना करें, इतने ज़्यादा कश्मकश में रहते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है कि सर्दियों में और गर्मियों में जो बीमारी का इलाज होता है उसमें फ़र्क तो होता है। जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है तो, या एक्ने वाली स्किन, पहले हम एक्ने पकड़ लेते हैं। एक्ने जिनको ऑलरेडी होता है उनकी स्किन ज़्यादातर ऑयली होती है, पर हम ज़्यादातर सुनते हैं कि ऐसे मरीज़ कहते हैं कि सर्दियों के टाइम में उनके कुछ पार्ट ड्राई हो रहे हैं, सूखे हो रहे हैं, खिंचाव आ रहा है, प्लस वो कुछ मेडिकेशंस भी ले रहे होते हैं लगाने वाले, जैसे रेटिनॉइड्स लगा रहे हो या खा रहे हो, जिसकी वजह से ड्राइनेस और होंठ फटने और ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन लोगों को हम हमेशा बताते हैं सर्दियों के टाइम पे जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो आपने मॉइस्चराइज तो स्किन को करना ही करना है, लेकिन ये एक दोहरा चीज़ है, क्योंकि एक तरफ आप मॉइस्चराइज करवा रहे हो तो आप ऑयली फैक्टर बढ़ा रहे हो, तो उससे पिंपल्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से राय लेनी चाहिए कौन सी स्पेसिफिक वाली होती हैं जिनमें कम चिकनाई होती है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ताकि वो स्किन आपकी सॉफ्ट बनी रहे, एट द सेम टाइम ऑक्लूजन कम हो, क्योंकि जैसे ही हमारे पोर्स बंद होते हैं, जो स्किन के पोर्स बंद होते हैं, वैसे ही हमारे एक्ने और पिंपल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जो ऑयल कंटेंट होता है किसी भी क्रीम में या किसी ऑइंटमेंट में या किसी जेल में, वही इस चीज़ को बढ़ावा देता है। तो कई ऐसे मार्केट में प्रिपरेशंस आते हैं जो कि बैलेंस्ड होते हैं, जिसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट तो बढ़ेगा लेकिन ऑक्लूजन नहीं होएगा, तो वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से लेना चाहिए। सेकंड, सेंसिटिव स्किन आपने पूछा था। सेंसिटिव स्किन ज़्यादातर विंटर्स में और सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि जितना आप जितनी आपकी स्किन रूखी होगी उतना आपका स्किन का बैरियर फंक्शन जो बाधा होता है, क्रिएट होता है बाहर के एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में और हमारे बीच में, वो चीज़ ख़राब होती जाती है। आपका अंदर का पानी, मॉइस्चर ख़त्म हो रहा होता है, ऑयल जो चिकनाई है वो ख़त्म हो रहा होता है। तो सेंसिटिव स्किन वालों को हमेशा कोई भी नया प्रोडक्ट विंटर्स में नहीं ट्राई करना चाहिए, जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करना चाहिए। प्लस मॉइस्चराइज अपने स्किन को अच्छे से करिए, जो ब्लैंड मॉइस्चराइजर्स, फ्रेग्रेंस फ्री, क्योंकि मार्केट में तो जो भी आता है उनमें प्रेजर्वेटिव्स भी ज़्यादा होते हैं, उनमें फ्रेग्रेंस, खुशबू भी ज़्यादा होती है और ये सब इरिटेंट्स होते हैं, आपकी स्किन को तुरंत ही फ्लेयर अप दे देंगे, लाली क्रिएट
क्रिएट कर देंगे, एक्जिमा दे देंगे। तो इन सेंसिटिव स्किन वालों को बिल्कुल पहले ब्लैंड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। हार्श सोप्स जो हमारे नॉर्मल सोप्स आते हैं या डेटॉल बेस्ड सोप्स आते हैं या जो हम सैनिटाइज़र कई बार हमारे सोप्स में और लिक्विड हैंड वॉश में होते हैं उनका तो अवॉइड करना चाहिए। ब्लैंड सोप्स ग्लिसरीन बेस्ड वाले जो होते हैं या फिर सोप सब्स्टिट्यूट्स या सोप फ्री क्लेंजर्स ये होते हैं, ये इस्तेमाल इनको करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी कि अक्सर जो ख़वातीन घर में काम करती हैं किचन वगैरह में, उनके मुसलसल हाथ भी धुलते रहते हैं, जाहिर सी बात है किचन में है तो कहीं ना कहीं एड़ियों की बड़ी शिकायत आती है कि क्रैक हो जाती हैं, तो इसके लिए वो क्या करें? कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करें या घर में ही आप कोई ऐसा घरेलू नुस्खा है तो बता सकती हैं? जो इस टाइम पे जितनी लेडीज या हम बायस नहीं रखेंगे, मेल्स भी अगर काम करते हैं किचन के अंदर या वॉशिंग वगैरह में भी, तो डिटर्जेंट और रिपीटेड हैंड वॉश, बार बार हाथ धोना स्किन की चिकनाई और नमी को कम कर देती है। तो जाहिर है एक्जिमा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको हम हाउसवाइफ्स डर्मेटाइटिस या हैंड डर्मेटाइटिस, जो कि ज़्यादातर हम देखेंगे इस जगह पे नकल्स पे ज़्यादा होता है, जो हमारे यहाँ के जॉइंट्स हैं इन जगह पे और इस जगह पे नकल्स अक्सर ब्लैक भी हो जाते हैं। ये सब ड्राइनेस और जो आप डिटर्जेंट या सोप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वजह से हो रहा होता है। तो हम काम तो बंद नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। सो हमें ये टेक केयर करना है कि एक तो हम ज़्यादा गर्म पानी, क्योंकि गीज़र चलाने की भी आदत है, डायरेक्ट गर्म पानी में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें। जितना काम है उतना करें। काम करने के बाद हाथ को आप तौलिए से ड्राई कर ले और उसके बाद तुरंत क्रीम लगाएं, ताकि जो आपकी नमी यहाँ पे ऑलरेडी है वो लॉक इन हो जाए और चांस एक्जिमा का कम हो जाए, ड्राइनेस का कम हो जाए। डॉक्टर, बहुत आपने ये अच्छी बात बताई है, खासतौर से जो खवातीन किचन में ज्यादातर अपना वक्त गुजारती हैं। एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं हमसे, सुन लेते हैं उनकी बात। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, आपको आवाज मिल रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, बताइए, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे अराउंड माउथ जो है ना वो ब्लैक हो जाता है बहुत, और फॉरहेड पे भी ब्लैक हो जाता है, चाहे वो विंटर सीजन हो या समर सीजन हो, और पिगमेंटेशन बहुत हो गए हैं। जी जी, सुचित्रा जी आप ही बताएं। मैं आपकी उम्र जान सकती हूँ क्या? 23 साल। तो कई बार क्या होता है, अगर आपके परिवार में जो आपके फैमिली में लोग हैं, अगर उनके अंदर ऑलरेडी ये पिगमेंटेशन है, जो कालापन है जो फोरहेड या फिर माउथ के अराउंड होता है, तो वो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पिगमेंटेशन भी कहते हैं। दूसरा चीज़ हो सकता है आप थोड़े आप बॉडी से कैसे हैं, वेट वगैरह से आप कैसे हैं, हैवी साइड पे होंगे या लाइट साइड। जो हैवी साइड वाले लोग होते हैं उनमें भी स्किन में फोरहेड पे और फेस के अराउंड पिगमेंटेशन आता है, इसको हम एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। साथ साथ में उनके नेक पे और आर्मपिट्स में भी, गर्दन पे और आर्मपिट्स के अंदर भी ये कालापन आता है। तो कारण बहुत है, वो आप दिखा लेंगे तो शायद बेटर रहेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी में भी सेम रहता है, तो चांस कम है कि ये ड्राइनेस के वजह से है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप अपने घर में बाकियों को देखें, वो उनकी पिगमेंटेशन भी उसी जगह है, तो आप मान के चलिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल या फेमिलियल है। उस केस में आपको पिगमेंट कम करने वाली क्रीम्स और सनस्क्रीन्स लगाने से काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। जी ठीक है मैम। हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप जो डॉक्टर बता रही हैं उसको फॉलो करेंगी। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, कोई सा भी मौसम हो, बच्चों की देखभाल की खास बात की जाती है और बच्चों के बारे में हर कोई फिक्रमंद रहता है। तो यहाँ पर मेरा सवाल डॉक्टर विशाल आपसे है कि सर्दी के मौसम में बच्चे किस किस तरह से जो ये स्किन की प्रॉब्लम है उससे जूझ सकते हैं और इनके कैसे बचाव है, कैसे उनका इलाज होना चाहिए, किन बातों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है? डॉक्टर विशाल जी, तो बच्चों की स्किन जो होती है वो हमसे काफ़ी अलग होती है, क्योंकि अभी उनके शरीर में जो हम बैरियर की अभी मैम बात कर रही थी वो अभी पूरा बना नहीं होता। तो हमें उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं जिससे एक तो उनका बैरियर बने और दूसरा उनको कोई हार्म भी ना हो। तो इसलिए अगर हम सुबह से अगर दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो बच्चे को सबसे पहले हम नहलाते हैं। तो सर्दियों में हमें बच्चों को
बहुत ज़्यादा नहीं नहलाना चाहिए। जैसे हम गर्मी में हर दिन नहलाते हैं, वैसे आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार बच्चों को नहला सकते हैं। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन आप बच्चों को नहला सकते हैं। फिर नहाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कैसा साबुन आप इस्तेमाल कर रहे हैं जी। जैसा मैम ने और पहले बताया है कि हमें कोई भी ऐसा साबुन जिसमें ज़्यादा खुशबू हो जी, जिसमें ज़्यादा डिटर्जेंट्स हो, ऐसा कोई भी साबुन नहीं यूज़ करना चाहिए। जिसका पीएच स्किन के बराबर हो, जिसमें ज़्यादा खुशबू ना हो, ज़्यादा ऑयल्स ना हो, ज़्यादा प्रेजर्वेटिव ना हो। जनरली ब्लैंड सोप्स जिसको हम सेंडेड सोप्स भी कहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। उसके बाद बच्चों को नहाने के बाद हमें एक और बहुत आदत होती है कि हम उनको रगड़ के पोंछ देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा टैप ड्राई यानी छू के हल्के हाथों से पोंछना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि उनकी नमी त्वचा पे ही हम मॉइस्चराइज़र लगा दें। जैसे विद इन 3 मिनट्स, एक्चुअली कहते हैं कि 3 मिनट के अंदर आप स्किन के ऊपर कोई भी दूसरी चिकनाई की या मॉइस्चराइज़र जो हम बच्चों में इस्तेमाल करते हैं वो आप लगा सकते हैं। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद एक और ध्यान ये रखना चाहिए कि बच्चों में स्पेशली गाल और होंठ ये काफ़ी फटते हैं, तो आपको इन पर आपसे बात जारी रहेगी। यहाँ पर होंठ फटने की बात कर रहे हैं आप, जरा एक कॉल ले लेते हैं यहाँ पर। हेलो 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 जी, खैर मकदम, आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये था कि घुटनों से जो नीचे हिस्सा है टखने तक, उसमें मुझे इचिंग बहुत रहती है और अक्सर इतनी इचिंग होती है कि जिसकी वजह से जो है ब्लड भी निकल आता है। और उसमें कई बार दवाई वगैरह लिया लेकिन वो कुछ वक्त के लिए तो रुक जाता है, लेकिन फिर दोबारा से वो शुरुआत हो जाती है। आपकी उम्र कितनी है और ये सर्दियों में ज्यादा होता है? नहीं, ये स्पेशली मुझे गर्मी में ज्यादा होता है, सर्दी में तो रहता है लेकिन कम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं। ओके डॉक्टर पुरी, मैं आपसे लेना चाहूंगा यहाँ पर जवाब। क्या आपने सवाल समझ गए होंगे आप? जी, इन्होंने बोला कि घुटनों से नीचे इनको खुजली होती है। गर्मी में ज्यादा होती है, मे बी गर्मी क्योंकि गर्मी में पसीना बहुत आता है तो पसीने के कारण भी खुजली हो जाती है। ज्यादा पसीना के कारण जब हम अगर कोई सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं या लंबे टाइम तक कोई टाइट कपड़ा पहनते हैं तो पसीना ज्यादा आता है, उससे कारण हो सकती है। कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें दाद होते हैं, रिंग लाइक पैचेस होते हैं जिसे हम टीनिया इन्फेक्शन या डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन कहते हैं। तो मैं इनको यही राय दूंगी कि अगर इनकी त्वचा ठीक है, इसमें कोई रैश नहीं है तो ये पसीना कम आने दें और एंटी एलर्जिक का प्रयोग करें। अगर कोई रैश है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इतनी दूर बिना देखे कहना मुश्किल है कि इनको क्या है, तो अपने पास जो भी त्वचा रोग विशेषज्ञ है उसकी राय ले और इनका इलाज कराएं। जमाल साहब, यहाँ पर डॉक्टर पुरी ने आपको बहुत ही अच्छे से बताई बहुत सारी बातें और उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर डॉक्टर पुरी ने भी कहा और मैं भी आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं आपके आसपास उन्हें ज़रूर दिखाइएगा ताकि आपकी ये जो परेशानी है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। फ़ोन करने के लिए हेलो डॉक्टर में आपका बेहद शुक्रिया। आप डॉक्टर विशाल, आप बता रहे थे कि होंठ फटने की बात बच्चों के लेकर कर रहे थे, यहाँ पर आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज़। हाँ, तो जैसे कि बच्चों में होंठ फटने की समस्या और गाल के आसपास फटना ये काफ़ी कॉमन हो जाता है सर्दियों में। तो इन एरियाज़ पे हो सकता है आपको मॉइस्चराइज़र बार बार लगाना पड़े। जैसे बच्चे जब खाना खाएं, पानी पिए, उसके बाद आप ये ध्यान रख सकते हैं। फिर जैसे ही बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं उस वक्त आप एक बार और कोई भी मॉइस्चराइज़र या चिकनाई बच्चों के गालों पे और उन एक्सपोज्ड एरियाज़ पे ज़रूर लगाएं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते वक्त क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? बच्चे सुबह में जाते हैं, सर्दी ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद पोल्यूशन भी फेस करते हैं, फिर आते हैं घर पर तो स्कूल में भी डस्ट है, खेल रहे हैं, तो कुछ इसके बारे में बताइएगा ज़रा सा। हाँ जी, तो इसके लिए हमें एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका मैक्सिमल जो एरियाज है वो कवर्ड है, जो कि विंटर्स में ऑलरेडी होता है जी। उसके अलावा बच्चे, जैसे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है तो बच्चों के लिए मास्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो वो रखना नहीं चाहेंगे, बट हमें ये ध्यान रखना उनका शरीर अभी छोटा है, उनके लिए पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स एडल्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे अगर उनका ज़्यादा एक्सपोजर होगा। तो एक मास्क तो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा कि जो भी एक्सपोज्ड एरिया है वो जो खेल के आए हैं, आने के बाद पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि कम से कम उन एरियाज़ को आप अच्छे से धो दें ताकि जितने भी पॉल्यूटेंट्स जो इकट्ठा हुए होंगे जब वो बाहर था वो सब धुल जाए और उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र लें।
पोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारी जिल्द पर, और बच्चों की तो खास तौर से, क्योंकि बच्चों की जिल्द काफ़ी सेंसिटिव और मुलायम भी होती है। ये बात जारी रहेगी। जुड़ रहे हैं कॉलर, पूछ लेते हैं उनका सवाल। हेलो 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 जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया जी। हाँ, मेरा ये सवाल है कि जैसे विंटर्स के अंदर हम लोग मेकअप वगैरह करते हैं, तो उसके बाद मेकअप रिमूव के बाद स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसमें क्या करें, किस तरह का मतलब स्किन केयर करें हम उसके बाद? जी जी, डॉक्टर सुश्रुता आप बताएं, और खास तौर से ये कि ऑयली और ड्राई स्किन को नजर में रखें। जी मेरी ड्राई स्किन है। जी हाँ जी, मैंने प्रॉब्लम ये आपकी सुनी। ये बहुत आम प्रॉब्लम है, कौन सा मेकअप करें और फिर मेकअप रिमूव कैसे करें, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मेन चीज़ मैंने पहले भी बताया था, आप मॉइस्चराइज ज़रूर करेंगे। जब आपने एक लेयर ऑफ ऑयल या कोई क्रीम आपने अगर लगा दी अपने फेस पे, उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी लगाएंगे उसको हटाना आसान रहता है। प्लस उसके डायरेक्ट इफेक्ट आपके चमड़ी पे या त्वचा पे नहीं आती है, क्योंकि एक बीच में बैरियर बन जाता है। तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आपका बेस ज़रूर होना चाहिए आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, और कौन सा आप मेकअप यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपकी स्किन एक्ने टाइप वाली है, पिंपल्स वाली टाइप है, तो वो फ्लेयर होएगी ही होएगी, क्योंकि फाउंडेशन थिक होता है। उस केसेस में जो दूसरे टाइप के क्रीम्स आते हैं जो लाइटर होते हैं, जो जिनको हम बीबी क्रीम्स बोलते हैं या टिंट्स बोलते हैं, आजकल वो ट्रेंड में भी है, वो लाइटर होते हैं, वो इमल्शंस होते हैं रादर देन फाउंडेशन या पेस्ट। उनका इस्तेमाल ज़्यादा प्रेफर करिए। जो आप यूज़ करते आ रहे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसको आप यूज़ करने के बाद आपको जलन नहीं होती, खुजली नहीं होती, चेहरा लाल नहीं हो जाता, या 2-3 दिन बाद आपको कोई ड्राइनेस नहीं फील होती, वही वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करा करिए। जब आप रिमूव करते हैं, तो हमारे जो मेकअप रिमूवर्स होते हैं वो यूजुअली अल्कोहल बेस्ड होते हैं ज़्यादातर, अगर हम देखें तो आपको वो वाले मिसेलर वाटर जो होते हैं ना, जिसमें ऑयल और वाटर इक्वल क्वांटिटीज़ में होते हैं, उनका प्रयोग करना ज़्यादा बेटर रहता है जब हम रिमूव करते हैं। और आप थोड़ा सा रुई में लेके या कॉटन वाइप में लेके या सॉफ्ट स्पॉन्ज लेके जब आप रिमूव कर रहे हैं, तो रगड़ना नहीं है, ये ध्यान रखें। निकालने के बाद अच्छे से स्किन वॉश करके दोबारा मॉइस्चराइज कर लीजिए, ताकि जितना भी डैमेज हुआ हो वो रिपेयर हो जाए। जी, तो प्रतिमा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, कि अक्सर लोग जो है मेकअप लगाकर सो भी जाते हैं रात को, खवातीन खासतौर से, वो बहुत गलत है। उसका खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रिमूव करना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर विशाल, आप कुछ बता रहे थे। अच्छा, पोल्यूशन के बारे में बताइए। तो आपने बच्चों की बात बताई है कि बच्चों को काफ़ी मुतासिर करती है उसकी जिल्द, सर्दियों के मौसम में पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है। बड़ों की भी अगर हम बात करें, तो कैसे उनकी जिल्द को मुतासिर करता है ये पोल्यूशन? जी, तो आजकल क्योंकि दिल्ली में इतना ज़्यादा AQI लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो ये देखा गया है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर है, ओजोन है, ये सब हमारी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। या तो ये कुछ बीमारियां जिसको ऑलरेडी विंटर्स बढ़ाती हैं उनको बढ़ा सकते हैं, या फिर स्किन पे नई बीमारियां भी कर सकते हैं, जैसे स्किन का लाल होना, उस पर खुजली होना, या फिर एक्ने का बढ़ जाना, या फिर सोराइसिस या एक्जिमा का बढ़ जाना। जी। और अभी हमें ये नहीं पता, बट कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से एक्सपोज रहेंगे तो कुछ स्किन के कैंसर्स का भी रिस्क बढ़ सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पॉल्यूशन से ना केवल अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने स्किन का भी बचाव रखें। जी। इसी के लिए बाहर निकलने से पहले एक मॉइस्चराइज़र लगाना और सनस्क्रीन लगाना, ये दोनों ही काफ़ी ज़रूरी है। और आने के बाद इसको धोना, ताकि दिन भर में जितना भी पॉल्यूशन आपके ऊपर इकट्ठा हुआ है उसको आप धो दें। हफ्ते में एक बार जो एडल्ट्स हैं वो एक्सफोलिएशन भी कर सकते हैं, माइल्ड एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स जो होते हैं उनसे, ताकि जो भी आपका एक हफ्ते के अंदर स्किन के अंदर पॉल्यूशन हुआ है वो एक्सफोलिएट होके निकल जाए और आप उसको फिर रिपेयर कर सकें। जी। डॉक्टर सुश्रुता, आपकी तरफ यहाँ पर मैं आऊँगा। सनस्क्रीन की बात की है यहाँ पर इन्होंने, डॉक्टर विशाल ने। एक तो ये बताइए कि जो सूखापन होता है जिल्द का, स्किन का, इसके पीछे एक कॉल आ गई, यहाँ पर एक कॉल लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? सभी को नमस्कार सर। जी नमस्कार, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, अपना सवाल पूछिए। जी। हेलो
ऐसा लग रहा है हमारा उनसे सही से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? अभी शायद कर गया। तो मैं आपसे सवाल कर रहा था डॉक्टर सुश्रुता, आप ये बताइएगा कि जो सूखापन है जिल्द का, स्किन का, तो ये किस तरह से फैलता है, कैसे महसूस किया जाए कि वाकई बहुत ज़्यादा सूखापन हो रहा है? और एक तो ये सर्दी की वजह हो गई, आपने बताया कि सर्दी में बढ़ जाता है, क्या रीज़न है इस पर भी अभी रोशनी डाली सभी एक्सपर्ट्स ने। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई और रीज़न भी है इसका कि जिस वजह से कोई और बीमारी है कि जिस्म पे ये सूखापन हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, और सनस्क्रीन का भी इसमें कितना फ़ायदा है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहली चीज़, हम जानते कैसे हैं कि हमारे स्किन में सूखापन है? ये पहला प्रश्न है आपका। तो हम कैसे जान सकते हैं? एक सिंपल सा टेस्ट होता है। एक तो आपकी स्किन बेजान दिखेगी, हल्के हल्के सफ़ेद सफ़ेद छिलके उस पर दिखेंगे। अगर और सिवियर हो गया तो छिलके ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े होकर झड़ेंगे, जैसे आप बेड से उठे हैं तो आपको दिखेंगे गिरे हुए। और अगर बहुत हल्का सा और आप जानना चाहते हैं आपकी स्किन में सूखापन है कि नहीं, बस आप अपना नेल, नखून, एक नखून का एज लेके एक लाइन खींचिए अपनी स्किन पे। अगर वहाँ सफ़ेद धारी बन रही है तो बिल्कुल है, आपको ड्राइनेस तो काफ़ी ज़्यादा है, सूखापन काफ़ी ज़्यादा है। अब कौन से टाइम पे ये चीज़ें बढ़ जाती हैं? ज़्यादातर जो आम आदमी होता है उसको गर्मियों में सूखापन नहीं दिखता है और सर्दियों में ये बढ़ जाता है। पर कई मरीज होते हैं जैसे जिनको पहले से बीमारियां होती हैं, अंदरूनी बीमारियां, जैसे थायराइड की बीमारी, थायराइड जिनको कम होता है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, या जिनकी किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी फेलियर होता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, उनके केसेस में, या जिनको डायबिटीज़ हो रखा है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ जो कि कंट्रोल ही नहीं है। एक थोड़े बहुत कंडीशंस होते हैं जिनमें सूखापन और बढ़ जाता है। दूसरा है छोटे एज में, बहुत छोटे एज में और बहुत ओल्ड एज में, जैसे 50 से ऊपर या 60 के ऊपर आप मान लेंगे, इन लोगों को भी सूखेपन का ज़्यादा पता चलता है क्योंकि इनकी स्किन की नमी धीरे धीरे कम होती रहती है। जितना उम्र बढ़ती है उतनी हमारी स्किन का ऊपर का जो लेयर, त्वचा का ऊपर का लेयर होता है वो पतला होता जाता है। उसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल छोड़ते हैं, जो सिबेशियस ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं, वो कम होने लगते हैं और अंदर नमी जो होती है वो कम होने लगती है। तो ओल्डर एज, जिसको हम सेनाइल ज़िरोसिस भी बोलते हैं, उनको भी ये होता है। उसके बावजूद कई लोग होते हैं जो दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई, ये एक बहुत ज़रूरी दवाई है। इन लोगों में भी देखा जाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आप जब कम कर रहे हैं तो जाहिर है वो स्किन में भी कम होएगा थोड़ा बहुत। तो इन लोगों को भी सर्दियों के टाइम में दिखता है कि घुटनों के नीचे काफ़ी ज़्यादा सूखापन आ रहा है या खुजली हो रही है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हमें लगता है कि सूखापन और ज़्यादा बढ़ रहा है, और हम इसको पता कर सकते हैं। जस्ट ये एक सिंपल सा जो टेस्ट है नखून वाला, जो आम आदमी घर पे अपने आप पे चेक कर सकता है। थोड़ा सा इसमें ये भी बताइएगा आप, अगर किसी को सूखापन महसूस हो रहा है जिस्म में, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह की उसे एडवाइस करेंगे? ये हम पहले भी बात कर रहे थे, जैसे हाउसवाइफ्स जो घर में काम कर रहे हैं, वो घरेलू नुस्खे की भी बात हो रही है। नहीं, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं। डॉक्टर की बात पहले हम कर लेंगे। तो जब आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपने उसको ऊपर से मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइजर बहुत तरीके के आते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, और उनका बेस क्या होता है वो जरूरी है। तो अगर हम देखेंगे ऑइंटमेंट्स में ऑयल की कंटेंट ज्यादा होती है, क्रीम और लोशन में ऑयल की कंटेंट कम होती है। जितनी सर्दी ज्यादा हो, जितना सूखापन ज्यादा हो, आपको ऑइंटमेंट बेस्ड क्रीम ज्यादा ऑइंटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा लगाने चाहिए। लोशन ज्यादातर काम नहीं देता। तो जो ये प्रिपरेशंस हमारे होते हैं, केमिकल नेम्स अगर हम जाएंगे तो पेट्रोलियम जेली वो सबसे अच्छा चीज, जो वाइट पेट्रोलियम होता है, या पैराफिन जो होता है जिसका सॉलिड फॉर्म आता है, वाइट पेट्रोलियम जेली ब्लैंड होता है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है और अच्छे से एक परत बना लेता है, आपकी मॉइस्चर को लॉक कर देता है स्किन के अंदर, ड्राइनेस बिल्कुल कम हो जाता है। इनकी फिर जो लाइटर वाले होते हैं, जो लोशंस होते हैं, वो ज्यादातर समर्स में प्रेफर करना चाहिए। हाथ पे और विंटर्स के टाइम में वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, वो सूख जाते हैं। फिर आपको फ्रीक्वेंसी बहुत बार लगाना पड़ता है, आप खुद महसूस कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो थिक वाले प्रोडक्ट क्रीम्स होते हैं आपके। थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर, फिर कॉल कनेक्ट हो गई है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। जी, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में, फोन करने के लिए शुक्रिया। बताइए अपना सवाल। सर, प्रॉब्लम यह है कि पिताजी की उम्र 92 ईयर्स ओल्ड है जी, वो मदर 86 के हैं जी।
पहले फादर साहब को ये स्किन की प्रॉब्लम हुई, स्किन डिजीज, भारी खारिश होती है, लाल रंग के चकते पड़ते हैं। ओके। और उसमें जलन होती है बहुत ज्यादा जी। ओके। तो रात को भी कई बार उठ के बैठ जाते हैं। अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से दवाई लाए थे जी। प्राइवेट का भी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उसमें कुछ रिलैक्स नहीं हो रहा है जी। 3-4 महीने हो गए। ओके। हालत बहुत खराब हो रही है, दिनों दिन लोग चकते बढ़ रहे हैं, लाल लाल रंग के हैं। ओके ओके। और जिनसे चमक सी निकलती है जी, लाल में बिल्कुल जी, सुर्ख लाल। ओके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है बुजुर्गों को। इसका कोई स्थायी समाधान बताइए। घरेलू देसी इलाज भी करवाए, अस्पताल की दवाइयां भी लगाई, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा जी। ओके ओके। डॉक्टर पुरी, आपने सवाल बहुत अच्छे से सुन लिया है, मैं समझता हूँ, और आपके समझ में आ गया होगा क्या वो पूछना चाह रहे हैं। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी यहाँ पर? नेकी जी, जैसे आपने बोला कि आपके फादर ओल्ड हैं, 92 ईयर्स के हैं, और उनके जो पूरे शरीर है उस पे चकत्ते पड़ रहे हैं जी। और बहुत खुजली होती है, और आपने इतना इलाज कराया उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये जो चकत्ते होते हैं ये एक एलर्जिक कंडीशन स्किन की होती है। इसमें इसे हम अर्टिकेरिया भी कहते हैं, हाइव्स भी कहते हैं, चकत्ते भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सारी बॉडी पर लाल लाल उभरे हुए दाने हो जाते हैं, और ये इनमें बहुत खुजली होती है, जलन होती है, कई बार होंठ भी सूज जाते हैं, हाथ भी सूज जाते हैं, और इससे क्या होता है कि कुछ घंटों बाद अपने आप भी ये रिजॉल्व कर जाते हैं। इससे कई कारण हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एलर्जिक कंडीशन है, तो इसमें डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि मरीज को कोई और एलर्जिक प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दवाई से एलर्जी तो नहीं हो रही, कितने दिनों से एलर्जी हो रही है, और कई बार मरीज को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। थायराइड के मरीजों को अक्सर देखा जाता है, कई बार खाने से एलर्जी होती है, कई बार हवा में कुछ केमिकल्स होते हैं या एयर पोल्यूशन जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं उससे एलर्जी हो जाती है, कई बार प्लांट से एलर्जी हो जाती है, कई बार इन जनरल कॉस्मेटिक्स मरीज अप्लाई करता है उससे एलर्जी हो जाती है, कई बार दवाइयों से एलर्जी हो जाती है। मरीज क्योंकि 92 इयर्स के हैं, कई दवाइयां खाते हैं, कई बार उनसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि कई बार कीड़ा काटने से या कई बार वैक्सीन, कई तरह के टीके लगते हैं, उनसे एलर्जी हो जाती है, या कहीं फोकस ऑफ इन्फेक्शन है, मरीज को यूरिनरी इन्फेक्शन है या दांत में इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, उससे कारण एलर्जी हो जाती है। तो डॉक्टर डिटेल्ड हिस्ट्री लेता है और उससे पता चलता है कि एलर्जी का कारण क्या है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि ये एलर्जी दवाइयों से, एंटी एलर्जिक दवाइयों से ठीक हो जाती है 6 हफ्ते में, जिसे हम अक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं। पर अगर ये चकत्ते 6 हफ्ते से ज्यादा लास्ट करे तो इसे हम क्रॉनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। तो कुछ 40% केसेस में देखा गया है कि ये ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया माना जाता है, यानी कि अपनी बॉडी ही आपके अगेंस्ट कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है और उसके कारण चकत्ते हो रहे हैं। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर को आप ऑलरेडी दिखा रहे हैं, पर एक अच्छे त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए। कुछ जांचों की जरूरत है, कुछ डिटेल्ड हिस्ट्री की जरूरत है, और लंबा टाइम तक, ये नहीं कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ते एंटी एलर्जिक्स का प्रयोग करके ठीक हो जाएगा। वो पहले एक एंटी एलर्जिक देते हैं, उसके बाद अगर नहीं ठीक होता तो वो डोज डबल कर देते हैं, कई बार डोज 4 टाइम्स तो नॉर्मल डोज करनी पड़ती है, फिर भी ठीक नहीं होता तो कुछ इम्यूनोसप्रेसिव यहाँ पर एजेंट्स बहुत अच्छी बात एक बोली है कि आपने जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आपको एक स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाना चाहिए और अच्छे से अच्छे को दिखाना चाहिए। अगर एक जगह फायदा नहीं हो रहा है तो आप दूसरी जगह जाएं। देखिए, जैसा कि डॉक्टर पुरी ने यहाँ पर आपको बताया है कि आप जैसे डॉक्टर को दिखा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप उससे बेहतर किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए और वहाँ पर कुछ जांच, जो इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे डॉक्टर पुरी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर जांच से ही पता चल पाएगा कि किस तरह का मर्ज है और कैसे उसका इलाज होगा। हो सकता है इलाज थोड़ा सा लंबा चले, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि आपके जो पेशेंट है, फादर हैं, पूरी तरह हेल्दी हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। हेलो डॉक्टर में फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है और हमेशा की तरह फिर हम यहाँ पर अपने डॉक्टर्स के पास आएंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपना पैगाम, अपना मैसेज हमारे प्रोग्राम देखने वालों को दें, स्किन से ताल्लुक़ रखता हुआ कि विंटर में जो स्किन परेशानी होती है उससे कैसे बचा जाए। यहाँ पे मेरा डॉक्टर पुरी से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना पैगाम दें, साथ में डैंड्रफ के भी थोड़ा सा बता दें कि डैंड्रफ पे कैसे कंट्रोल किया जाए। जी, पहले तो सर्दी में डैंड्रफ अक्सर बढ़ जाता है। जो डैंड्रफ होता है उसमें जब मरीज कोम करता है तो उसमें छिलके जो होते हैं, स्केल्स, वो झड़ते हैं और कई बार थोड़ा सिवियर हो जाता है तो उसे हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, जिसमें लाली ज्यादा आ जाती है सर पर और कई फोल्ड्स होते हैं। जैसे आपको दोबारा रोकूंगा, फिर कॉल आ गई है। प्रोग्राम बहुत अच्छा हमारा असल में चल रहा है, लोग देख रहे हैं और फोन कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, जी जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। बताइए अपना सवाल, माहिरीन सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि समर्स में भी मुझे थोड़ी डैंड्रफ की समस्या होती है। ओके। लेकिन स्पेशली विंटर्स में ये मैंने देखा है कि थोड़ी ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ओके। डैंड्रफ और ज़्यादा रहती है। राइट। तो मैं इसमें डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहूँगा, डॉक्टर विशाल शायद। ओके ओके, डॉक्टर विशाल आपके लिए स्पेशली फ़ोन आया है यहाँ पर। आप बताइएगा कि डैंड्रफ का कैसे इलाज किया जाए। गर्मी में भी परेशानी रहती है लेकिन सर्दी में बढ़ जाती है। डॉक्टर विशाल क्या बताना चाहेंगे आप कॉलर को? सौरभ जी फ़ोन कर रहे हैं आपको। एक तो ये है कि हमें जनरली ऑयल का यूज़ कम से कम करना चाहिए। डैंड्रफ की जिनको थोड़ा सा वक्त की की उनको कमी है, ज़रा सा बताइएगा। तो एक तो यह है कि रेगुलर शैम्पू करें। ओके। जो भी शैम्पू यूज़ करें उसको कभी भी रब करके ना यूज़ करें, जेंटली अपने बालों में मसाज करते हुए वॉश करें। ओके। उसके बाद कोई भी कंडीशनर यूज़ करें, कंडीशनर को जड़ से ना लगाएं, आधे बालों से नीचे की तरफ जाने दें। ओके। और जितना हो सके ऑयल का यूज़ अवॉइड करें। अगर ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो नहाने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले लगाएं और उसके बाद उसको मसाज करके धो लें। ओवरनाइट ऑयल ना छोड़ें, ज़्यादा लंबे समय ऑयल का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके डैंड्रफ और ज़्यादा है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि वो डैंड्रफ है पर कोई और बीमारी होती है, जैसे स्कैल्प की सोराइसिस, कई बार लोगों को लगता है कि वो डैंड्रफ ही है। तो अगर समस्या आपको ज़्यादा लगती है, आपको हर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है वहाँ पर, तो किसी ना किसी स्किन स्पेशलिस्ट को राइट 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 राइट। जैसे कि डॉक्टर विशाल ने आपको बताया, एक तो आपका फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया। और जैसे कि डॉक्टर विशाल ने बताया, उन बातों का आप ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपकी डैंड्रफ की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी बात पूरी कर दी। डॉक्टर सुश्रुता, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? थोड़ा सा इसमें खाने पीने का भी जोड़ दीजिएगा जिससे स्किन आदमी मैं 3 चीज़ें बस ऐड ऑन करना चाहती हूँ। एक तो इस टाइम पे धूप में सेकने की बहुत इच्छा होती है हमारी, और उससे फिर धूप से रिलेटेड जो एलर्जीज है वो बढ़ जाती है और टैनिंग भी बढ़ जाती है। तो जो लोग धूप सेकना चाहते हैं वो लोग सनस्क्रीन जरूर लगाएं या ढक के रखें। राइट। दूसरा, खान पान में देखिए, आपको अपने डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे जिंक होता है या विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी, इनकी मात्रा जरूर अच्छी होनी चाहिए। और ये बड़े आराम से आजकल सीजनल वेजिटेबल्स जो होते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, उनमें आराम से मिलते हैं। तीसरा चीज जो हीटर पे मैं बताना चाहती हूँ कि हीटर सबके घर में रहता है और ज्यादातर हम ब्लोअर्स यूज करते हैं। हमारी इच्छा ये रहती है, मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि ऑयल हीटर्स जो होते हैं, जो रेडिएट करते हैं, वो स्किन को कम ड्राई करते हैं। नहीं तो आप साथ में ह्यूमिडिफायर लगाइए ताकि नमी बनी रहे। ओके, डॉक्टर विशाल आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? मैं कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है विंटर्स में मॉइस्चराइजेशन। ओके। तो मॉइस्चराइज़र जितना हो सके उतना यूज़ करें। बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें और ना बहुत गर्म पानी का। गुनगुने पानी से नहाएं और बाकी चीज़ों के लिए भी गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। राइट। और घर में चप्पल पहन के रहें, क्योंकि हमें आदत होती है भारत में कि हम बिना चप्पल के घर में रहते हैं, उससे आपके पैरों की फटने की समस्या बढ़ सकती है। तो कवर्ड वाले शूज़ या फिर सॉफ्ट जो स्लीपर्स होते हैं वो पे। राइट। देखिए, हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब एक कॉल और आ गई है, मैं लास्ट में ले लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ, नमस्ते सर। जी, खैर मकदम है। हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका सवाल बताइए अपना प्लीज़। सर, मेरे को पूछना था कि अगर आपके पिंपल्स हो जाते हैं किसी कारण से बहुत ज़्यादा, 1-2 महीने में, फिर उनके निशान हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? और आपको क्रीम्स भी ज़्यादा सूट नहीं करती है। राइट।
डॉक्टर सुश्रुता, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? पिंपल्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग ही होता है। पिंपल्स के केस में अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो कई बार एंटीबायोटिक देना पड़ता है खाने के लिए, लगाने के लिए रेटिनॉइड्स होते हैं वो यूज़ करना पड़ता है। फेस वॉश 2 बार करिए, सर पे तेल मत लगाइए, एक दिन एक छोड़ के शैम्पू करिए, फेस क्लीन रखिए और हेयर स्टाइल ठीक रखिए। ठीक, राइट। जैसे कि डॉक्टर ने आपको बताया, इन चीज़ों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा होगा, और अगर फिर भी आपको नहीं फायदा हो रहा है तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाइए। समरीन, आज का ये जो प्रोग्राम था स्किन के बारे में बहुत दिलचस्प रहा, और बहुत ही अच्छे से लोगों ने अपने फोन्स करके यहाँ पर अपने सवाल पूछे, और उम्मीद है उनके सवालों का उन्हें सही जवाब मिला होगा, और वो अपनी सेहत का पूरी तरह से जैसे हिदायत यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स ने दी है उनका ख्याल रखेंगे। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए, इतनी ज़्यादा कीमती जानकारी देने के लिए। जी, जैसे कि हम हमेशा कहते ही हैं कि आज का तो ये प्रोग्राम काफी दिलचस्प रहा है, ये आगे भी हेलो डॉक्टर का जो अगला शुमारा होगा हम उम्मीद करते हैं वो भी दिलचस्प होगा। और हम आपसे हमेशा ही कहते हैं कि अगर आप क्या है वो, जी बिल्कुल बताऊंगी कि अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello-doctor@gmail.com। इसके अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और जैसे कि फरहान ने अभी कहा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, उसके बारे में आपको एक हिंट देती हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा निमोनिया से जुड़ा हुआ। जैसे कि सर्दियों की आमद हो ही चुकी है, और खासतौर से वालिदैन बहुत ही परेशान रहते हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर कि उन्हें निमोनिया ना घेर ले। तो उन्हीं वालिदैन की जो ये परेशानियां हैं और सवालात है, खदशात हैं, उनको दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे हेलो डॉक्टर के अगले शुमारे में। जी, और मैं नाजरीन ये भी गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त जैसे कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, निमोनिया का असर बहुत ज़्यादा बच्चों में भी देखा जा रहा है, बड़ों में भी देखा जा रहा है, और बहुत सारे हादसात भी देखने को मिल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा हेलो डॉक्टर का, उसे आप अच्छे से बैठ के देखिएगा, उसमें नॉलेज लीजिएगा, और जो हिदायत हमारे माहिरीन आपको देंगे उनका पूरा ख्याल रखिएगा, और आप जो है बहुत ही बेहतर तरीके से अपना निमोनिया की केयर कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। और फिलहाल हम जा रहे हैं, हमें दीजिए इजाजत। टिप्स ऑफ द वीक के साथ हम छोड़े जा रहे हैं आपको, दीजिए हमें इजाजत। आदाब। सख्त साबुन या ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट से परहेज करें। जिल्द की सफाई के लिए नर्म या हल्का क्लेंजर इस्तेमाल करें। दिन में 2 से 3 बार मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि जिल्द को हाइड्रेट रखा जा सके। ऐसे मॉइस्चराइजर का इंतखाब करें जो आपकी जिल्द की नौइयत के मुताबिक हो। सर्दियों में भी यूवी रेज जिल्द को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। रोजाना ज्यादा पानी पीने से जिल्द हाइड्रेट रहती है और खुश्की से बचाव होता है। हीटर की वजह से कमरे की हवा खुश्क हो जाती है, इसके लिए एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें ताकि कमरे की हवा में नमी बरकरार रहे। ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करें। विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं। अगर आपको एक्जिमा या सोराइसिस जैसे मसाइल हैं, तो इस मौसम में इनकी शिद्दत बढ़ सकती है। इन बीमारियों के लिए डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें।